रयत शिक्षण संस्थेचे महाराजा जिवाजीराव शिंदे महाविद्यालय श्रीगोंदा जूनियर कॉलेज हिंदी विभाग सभी छात्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। पद्य विभाग प्रेरणा त्रिपुरारी भाग 1। चलिए तो आज हम हमारी यह जो पहली कविता है जिसका नाम है प्रेरणा अर्थात प्रोत्साहन। देखिए, हमें जीवन में यशस्वी होने के लिए यहाँ पर प्रेरणा तथा प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। अर्थात इस प्रेरणा कविता के कवि जो है त्रिपुरारी इस कविता के माध्यम से हमें जो संदेश दे रहे हैं वह संदेश कवि का परिचय, प्रमुख कृतियाँ तथा काव्य प्रकार, इसे अब हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, सबसे पहले कवि का परिचय। त्रिपुरारी जी का जन्म 5 दिसंबर 1988 को समस्तीपुर बिहार में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा पटना से, स्नातक शिक्षा दिल्ली से तथा स्नातकोत्तर शिक्षा हिसार से हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने के पश्चात वर्तमान में आप फिल्म, दूरदर्शन के लिए लेखन कार्य कर रहे हैं। त्रिवेणी की रचयिता के रूप में आपकी पहचान है। कल्पना की भावभूमि पर यथार्थ के बीज बोते हुए उम्मीदों की फसल तैयार करना आपकी रचना का उद्देश्य है। प्रमुख कृतियाँ देखिए, नींद की नदी कविता संग्रह, नॉर्थ कैंपस यह कहानी संग्रह तथा सास के सिक्के यह त्रिवेणी संग्रह उन्होंने लिखा हुआ हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देता है। अब देखिए, त्रिपुरारी जी का जन्म 5 दिसंबर 1988 को समस्तीपुर अर्थात बिहार में हुआ है। एक अंक के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है, त्रिपुरारी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर है 5 दिसंबर 1988 को समस्तीपुर बिहार में हुआ। आ गया समझ में? ठीक है, तो आगे आपकी प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा जो है उनकी, वह शिक्षा पटना में हुई है तथा स्नातक शिक्षा अर्थात पदवी की जो शिक्षा है वह शिक्षा उन्होंने दिल्ली में प्राप्त की हुई हम लोगों को दिखाई देती है तथा स्नातकोत्तर अर्थात पदव्युत्तर शिक्षा हिसार से उन्होंने यहाँ पर प्राप्त की है। दिल्ली विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्यापन कार्य किया है और अध्यापन कार्य के पश्चात अब वर्तमान स्थिति में वे फिल्म तथा दूरदर्शन के ऊपर लेखन कार्य करते हुए हम लोगों को दिखाई देते हैं। त्रिवेणी के रचयिता के रूप में आपकी पहचान है। अब यह त्रिवेणी है क्या? तो जब हम काव्य प्रकार देखेंगे उस समय इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे, कल्पना की भावभूमि पर यथार्थ के बीज बोते हुए उम्मीदों की फसल तैयार करना आपकी रचना की प्रमुख उद्देश्य यहाँ पर दिखाई देते हैं। अर्थात उन्होंने कहा है कि छात्रों ने स्वप्न देखना आवश्यक है। छात्र अगर स्वप्न देखते हैं तो यथार्थ के बीज बोते हुए अर्थात यथार्थ के स्वप्न देखते हुए उम्मीदों के आधार पर, आशा आकांक्षाओं के आधार पर उन स्वप्नों को पूर्ण करना चाहिए, ऐसा उद्देश्य यहाँ पर त्रिपुरारी जी की साहित्य का हम लोगों को दिखाई देता है। अब आगे उनकी प्रमुख कृतियाँ देखिए। कविता संग्रह, पहले है कविता संग्रह जिसका नाम है नींद की नदी। फिर दूसरा है कहानी संग्रह जिसका नाम है नॉर्थ कैंपस और अंतिम है त्रिवेणी संग्रह जो है सास के सिक्के। अर्थात इत्यादि उनकी प्रमुख कृतियाँ हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देती है। अब आगे हम लोग देखने जा रहे हैं काव्य प्रकार। अब यह जो त्रिवेणी काव्य का प्रकार है इसके बारे में जानकारी देखिए। त्रिवेणी एक नए काव्य प्रकार के रूप में साहित्य के क्षेत्र में तेजी से
अपना स्थान बना रही है। त्रिवेणी 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है। त्रिवेणी अर्थात क्या है? तो 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है, जिसे त्रिवेणी कहा गया है। मात्र इन 3 पंक्तियों में कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। अब देखिए यहाँ पर यह जो त्रिवेणी है, जो 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है, इन 3 पंक्तियों में कल्पना अर्थात हम जो स्वप्न देखते हैं, अर्थात वह स्वप्न तथा यथार्थ, यथार्थ अर्थात वास्तविकता, स्वप्न और वास्तविकता अथवा कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति यहाँ पर होती है। इसकी पहली और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार स्पष्ट रूप से झलकते हैं। अब देखिए त्रिवेणी की पहली और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार स्पष्ट रूप से झलकते हैं तथा तीसरी पंक्ति पहली 2 पंक्तियों में छिपे भावों को नए आयाम के साथ अभिव्यक्त करती है। अब देखिए पहले तथा दूसरी पंक्ति में जो भाव तथा विचार अभिव्यक्त हुए हैं, उन भावों तथा विचारों को तीसरी पंक्ति में नए आयामों के साथ, नए उदाहरणों के साथ यहाँ पर स्पष्ट किया जाता है। आगे सामायिक स्थितियों, रिश्तों तथा जीवन के प्रति सकारात्मकता त्रिवेणी के मुख्य विषय है। अब त्रिवेणी के विषय कौन से हैं? तो सामायिक स्थितियाँ, समाज में जो यथार्थ परिस्थितियाँ है वह परिस्थितियाँ तथा रिश्ते। आज हम लोगों को जो बंधन दिखाई देते हैं, जो नाते दिखाई देते हैं, जो रिश्ते दिखाई देते हैं, वह रिश्ते तथा जीवन के प्रति सकारात्मकता, जीवन की ओर देखने का प्रत्येक मनुष्य का विचार यहाँ पर सकारात्मक होना चाहिए। ऐसे विषय त्रिवेणी के हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देते हैं। मैं दोबारा स्पष्ट करूँगा, सामायिक स्थितियाँ, रिश्ते तथा जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, यह त्रिवेणी के मुख्य विषय है। अब हम काव्य का परिचय देखेंगे, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत त्रिवेणियों में कवि ने मनुष्य के जीवन में माँ के ममत्व और पिता की गरिमा को व्यक्त करने के साथ ही जिंदगी की आपाधापी में जुटे माता पिता से बच्चों को स्नेह भी टुकड़ों में मिलता है, इस सच्चाई को भी उजागर किया है। अब देखिए यहाँ पर प्रस्तुत त्रिवेणियों में कवि ने मनुष्य जीवन में माँ के ममत्व अर्थात माँ का जो स्नेह है, माँ की जो ममता है तथा पिता की जो गरिमा है, पिता का जो स्नेह है, उस स्नेह को व्यक्त करने के साथ साथ अब हम कहते हैं माँ जो होती है उसकी जो ममता होती है वह पागल होती है। मराठीमध्ये म्हटलं जातं आईची माया ही वेडी असते। अर्थात हम कितनी भी गलतियाँ क्यों न करें, माँ हमारी गलतियों को स्वीकारती हुई यहाँ पर दिखाई देती है तथा पिता की गरिमा, पिता का जो स्नेह होता है, पिता का जो प्यार होता है, वह कठोर ऐसा हम लोगों को दिखाई देता है। पिताजी हमें मारेंगे, पीटेंगे, गुस्सा करेंगे, परंतु जब हम सो जाते हैं तो माँ के पास पहुंचकर कहेंगे, जान लेंगे कि इसने खाना खाया है। अर्थात इस प्रकार पिता का स्नेह हम लोगों को कठोर तथा माँ का स्नेह हम लोगों को कोमलता से भरा हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। अर्थात इसी को व्यक्त करने के साथ साथ जिंदगी की आपाधापी में जुटे माता पिता, जिनका प्रेम, जिनका स्नेह बच्चों को आज टुकड़ों में मिलता है। देखिए आज के युग में माता तथा पिता दोनों घर खर्च पूर्ण करने की दृष्टि से दोनों काम करते हुए हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देते हैं। ऐसे स्थिति में कभी माँ घर के बाहर होती है तो कभी पिताजी घर पर होते हैं, कभी पिताजी घर के बाहर होते हैं तो माँ घर पर होती है। ऐसे स्थिति में
माता तथा पिता का स्नेह बच्चों को टुकड़ों में मिलता हुआ हम लोगों को दिखाई देता है। अर्थात इस सच्चाई को भी उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किया है। आगे, निराशा के बादलों के बीच आशा का संचार करते हुए कवि कहते हैं कि ठोकर खाकर जीने की कला जो सीख लेता है, दुनिया में उसी की जय जयकार होती है। सुख दुख की स्थिति में स्थिर रहना ही मनुष्य की सही पहचान है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है निराशा के बादलों के बीच। निराशा अर्थात अपयश। मराठी में कहावत है, अपयश ही यशाची पहली पायरी है। अंग्रेजी में कहा गया है, ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई। अर्थात यह जो निराशा है, इन निराशा के बादलों के बीच आशा का संचार करते हुए कवि कहते हैं कि ठोकर खाकर जीने की कला जो सीख लेता है, दुनिया में उसी की जय जयकार होती है। अर्थात ठोकर खाना, यहाँ पर मुहावरा है। इसका अर्थ क्या है? तो असफल होना। देखिए, दुनिया में जो असफल होकर जीने की कला को सीख लेता है, जो अपने जीवन में अयशस्वी होकर सफलता को प्राप्त करता है, ऐसे व्यक्ति की ही दुनिया में जय जयकार होती हुई हम लोगों को दिखाई देती है। इसलिए जीवन में असफल होना अर्थात ठोकर खाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऐसा त्रिपुरारी जी यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। अब देखिए, ठोकर खाना, अपयशी होना, अयशस्वी होना, यह भी आवश्यक है। किसी ने कहा है, जो गिरता है वह मनुष्य है, जो गिरता है वह मनुष्य है, जो गिरकर उठता है वह भी मनुष्य है। अर्थात क्या है? ठोकर जो खाता है वही मनुष्य होता है, और जो ठोकर खाकर अर्थात अपयशी होकर उस अपयश से बाहर निकलने का प्रयत्न नहीं करता, वह मनुष्य नहीं है। इसलिए यहाँ पर असफल होने के बाद उस असफलता से बाहर निकलना सच्चे मनुष्य की पहचान होती है, और ऐसे ही लोगों की जय जयकार, अर्थात ऐसे ही लोग आगे चलकर जीवन में सफल होते हुए हम लोगों को दिखाई देते हैं। सुख दुख की स्थिति में स्थिर रहना ही मनुष्य की सही पहचान है। अब देखिए, सुख तथा दुख, भले यह दो अलग अलग शब्द है, परंतु इन दोनों का हमारे जीवन में उतना ही समान महत्व है। सुख और दुख की स्थिति में स्थिर रहना। हम सफल हुए हैं अर्थात क्या है? तो सुखी है। ऐसे स्थिति में हम लोगों ने स्थिर रहना आवश्यक है। हम दुखी है, हम असफल हुए हैं, ऐसे स्थिति में भी हमें यहाँ पर स्थिर रहना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यही सही मनुष्य की पहचान होती हुई हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देती है। अर्थात यहाँ पर इस परिचय में हम लोगों ने देख लिया है माता पिता का स्नेह तथा निराशा और सुख दुख की स्थिति के बारे में कवि ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। चलिए, तो अब कविता का पहला पैराग्राफ हम देखेंगे। माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फ़ोन पर जब भी बात होती है, फ़ोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। अब देखिए, आप लोग अभी तक पढ़ने लिखने के लिए घर से बाहर यहाँ पर नहीं गए हैं। जब आप लोग पढ़ने लिखने के लिए वगैरह घर से बाहर दूर चले जाते हैं, ऐसे स्थिति में माँ से हम लोगों की फ़ोन पर बात होती हुई दिखाई देती है। अर्थात जब फ़ोन पर बात होती है उस समय सबसे पहले जब माँ फ़ोन वहाँ पर उठा लेती है तो वह रोती हुई हम लोगों को दिखाई देती है। हमें ऐसा महसूस होता है कि माँ मेरी बेवजह ही फ़ोन पर रोती है, फ़ोन पर जब भी बात होती है। अर्थात माँ के रोने के पीछे दोस्तों उसका जो स्नेह होता है वह स्नेह छुपा हुआ दिखाई देता है। भले हम फ़ोन पर रोते नहीं, परंतु जब भी हम फ़ोन नीचे रख देते हैं
तो तुरंत हमारे आँखों से भी आंसू निकलते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। यह हुआ पहला पैराग्राफ। अब हम दूसरा पैराग्राफ यहाँ पर देख लेंगे। दूसरा पैराग्राफ, सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं, हर पिता में ही कई माँ भी छुपी होती है। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि पिताजी का जो स्नेह होता है वह ऊपर से सख्त होता है परंतु दिल से बहुत नाजुक होता है। चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं, हर पिता में ही कोई माँ भी छुपी होती है। अब देखिए पिताजी का जो स्नेह है वह नारियल की समान होता है। नारियल जैसे ऊपर से सख्त होता है और अंदर से कोमल होता है, उसी नारियल के समान हमें यहाँ पर अपने पिताजी का स्नेह दिखाई देता है। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा है कि पिताजी हमें मारेंगे, गुस्सा करेंगे, क्रोध करेंगे, परंतु जब हम सोते हैं, सोने के बाद माँ के पास जाकर वह पूछेंगे कि इसने खाना खाया है। अर्थात पिताजी का स्नेह इस प्रकार कठोरता से युक्त हम लोगों को दिखाई देता है। जब हमें चोट लगती है तब हम यहाँ पर तड़प उठते हैं, हर पिता में ही कोई माँ भी छुपी होती है। अर्थात पिताजी के मन में भी कहीं ना कहीं पर माँ का स्नेह छुपा हुआ हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देता है। अर्थात एक ओर पिताजी का स्नेह होता है तो दूसरी ओर माँ का प्यार होता है। एक ओर कठोरता है तो दूसरी ओर कोमलता है। इन कठोर और कोमलता के बीच हम लोग हमारा जीवन संवारते हैं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम रुकेंगे। धन्यवाद।